इन्फ्लुएंस आता है उसकी वजह से एक डिंक पॉलिसी काफ़ी फेमस हो गई है कि डबल इनकम बट नो किड्स। अगर आपने शादी की है तो सिर्फ वो भुगतने के लिए नहीं है, काम भुगतने के लिए नहीं है। टुडे प्रेगनेंसी इज नॉट बाय चॉइस, इट इज गोइंग बाय चांस। एनिमल और ह्यूमन बीइंग में एक बेसिक डिफरेंस है। तो क्या इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत है या घर पे भी थोड़ा बहुत या बेसिक लेवल पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ गर्ल? मैं स्माइल इसलिए दे रही हूँ कि ये जनरली सबका प्रॉब्लम होता है। मेरी सब प्रेग्नेंट लेडीज आते हैं ना, मैं बता रही हूँ कि देखो थोड़ा प्राणायाम करो, अरे मैडम आप आओ हमारे घर पे, कि मुझे कहीं से भी दुखी होना नहीं है। दैट इटसेल्फ इज अ गर्भ संस्कार। क्या रीजंस है सी सेक्शन, एक फीमेल क्यों सी सेक्शन की ओर जाती है? तो नेचुरली एक तो कंसीव बहुत इजीली होता नहीं है। फिजिकल वर्कआउट लेडीजों में इतना कम हो गया है, सबको ऑफिस वर्क करना है, बैठना है। सबका सुन के मेरा माइंड सेट है कि बाप रे इतना दर्द होता है, वो तो मुझे सहना ही नहीं है, बस सीजर कर लो, बात खत्म। तो लैक्टेशन में आप क्या गाइडेंस गर्भ संस्कार देता है और कितने समय तक ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन? कि आप जितना सख्त करो ना उतना मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। 1.25-2 साल तक देना ही है। Can you just define that ब्रह्मचर्य है क्या? अपनी इंद्रियों पर संयम, है ना? यस यस। पोस्टपार्टम केयर और रिकवरी में गर्भ संस्कार एक फीमेल को क्या सजेस्ट और गाइड? बट एक बच्चे को बड़ा करना है वो एक साधना है। तो गर्भ संस्कार क्या कहता है? हाउ टू स्टे काम और स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग दिस पीरियड? कैफीन कंजम्पशन शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये मिथ है या फैक्ट? क्या गर्भ संस्कार करने से ऐसा इंश्योरेंस है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी? Dr. Devangi Jogal, the most anticipated guest on the Ayurvedic podcast. Thank you so much, ma'am, for coming over here and coming straight to the point जो हम डिस्कस कर रहे थे शायद ऑफ कैमरा भी, कि आजकल जो प्रेगनेंसी है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड स्कैन्स एंड सप्लीमेंट्स ओनली। तो उसमें गर्भ संस्कार जो आज का हमारा टॉपिक भी है वो एक क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि हर जगह यू विल फाइंड गर्भ संस्कार केंद्र खुल चुके हैं। तो गर्भ संस्कार एक्चुअली में क्या है वो अगर आप हमें बता पाए तो। महर्षि जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि ये सबका क्वेश्चन होता है ना, कि भाई सब जगह पे गर्भ संस्कार, योगा वाले गर्भ संस्कार करवा रहे हैं, फिजियोथेरापिस्ट करवा रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर करवा रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट करवा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है? गर्भ और संस्कार दो वर्ड्स मिलने से बनता है गर्भ संस्कार। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गर्भ? तो आयुर्वेद में बताया है शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षी भवति गर्भ संज्ञा भवति। यानी कि शुक्राणु स्पर्म, शोणित यानी ओवम, दोनों जब मिलते हैं फिर जीव संयोग, जीव का उसमें संयोग होता है, उसका नाम होता है गर्भ। ये पहले हमने गर्भ की डेफिनेशन देखी। नाउ अगेन अनदर वर्ड इज संस्कार। टर्मिनोलॉजी ऑफ संस्कार इज संस्कारो ही नाम गुणांतराधानम। एक गुण में से दूसरे गुण में रूपांतरण करने की प्रक्रिया इस संस्कार। दूध में से कर्ड दही बनाने की प्रक्रिया इस संस्कार। चावल में से राइस बनाने की प्रक्रिया इस संस्कार। सो गर्भ में जो संस्कार करके हम जो चाहते हैं, हमें एक्चुअली हमें पता ही होता है कि कौन सी चीज हमें अच्छी है और कौन सी चीज हमें बुरी है ना? तो हमारी जो अच्छी चीज है वो हम हाईलाइट्स करना चाहते हैं, उसको बढ़ा के बच्चे में आए ऐसा हम चाहते हैं, और जो बुरी चीज है हम चाहते हैं कि उसका परिवर्जन हो, जो अनिच्छित गुण है उसका परिवर्जन होना चाहिए, वो नहीं आनी चाहिए। तो गर्भ जब रहता है तो गर्भ में इस तरह से संस्कार किया जाए ताकि हम अपने इच्छित संतान की प्राप्ति कर सके, उसका नाम है गर्भ संस्कार। ओके। तो ये जो थोड़ा मैं ये टॉपिक प्री लेना चाहूँगा कि एक कपल जो है, जैसे आपने बताया स्पर्म और ओवम का, तो एक कपल है उसकी आइडियल एज टू कंसीव या फिर आइडियल बायोलॉजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो कंसीव कर पाए? अगेन सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है, ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात। 4 चीजों का जब समन्वय होता है तब गर्भ की प्रॉपर रचना होती है ना? ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात, तो उसमें कौन सी 4 चीज? ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। इतनी अच्छी बातें हैं ना, कभी तो ऐसा लगता है कि आयुर्वेद है, इतना सारा डिस्क्रिप्शन वैद्यों ने, महर्षियों ने अपने पूरे ग्रंथों में बता दिया है, बस हमें सिर्फ जानने की जरूरत है। तो ऋतु यानी समय, आइडियली लड़कियों में 18 से 28 साल और लड़कों में
22 से 30 साल तक की उम्र योग्य है गर्भ धारण करने के लिए। दूसरा, ऋतु यानी कौन सा महीना, कौन सी ऋतु जो हेमंत, शिशिर, वसंत होती है, यह 3 ऋतु ऐसी है कि जिसमें ठंडक होती है। जनरली हमारे यहाँ विंटर चलता है, तो वह ऋतु जनरली प्रेगनेंसी के लिए अच्छी है, बट दैट डजंट मीन कि कौन सी भी ऋतु में अभी कोई ऋतु और चल रही है तो नहीं वी शुड वेट फॉर दैट, क्योंकि ये तो भगवान का आशीर्वाद है, जब चाहो तभी मिलता है, ऐसा हमारे हाथ में नहीं है। सो ऋतु यानी एक प्रॉपर टाइम कि कौन सा टाइम अच्छा है, वो अपनी एज के हिसाब से है, ऋतु के हिसाब से है। और पीरियड्स का साइकिल जो 12 to 18th डे रहता है ना, वो फर्टिलिटी के लिए अच्छा समय है कि जब फर्टाइल होने की पॉसिबिलिटीज ओवम ज्यादा रहती है, तो वह भी ऋतु में आ जाता है। तो ये हमने बात की सबसे पहले ऋतु की। उसके बाद का वर्ड है क्षेत्र यानी जमीन। एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि कोई भी पाक हम कोई भी ऋतु में नहीं ले सकते, उसमें भी 4 ही चीजें चाहिए। तो हमारे आचार्य ने वो एग्जाम्पल दिया है कि ऋतु शुड बी प्रॉपर वन। क्षेत्र, खेत है ना, वो भी फलद्रुप होना चाहिए, वैसे ही कोई भी खेत में कुछ भी नहीं उगता है ना, तो क्षेत्र शुड बी प्रॉपर वन। बीज हम जो डालते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और रस फिर हम जो खातर डालते हैं, पानी डालते हैं, इट शुड बी प्रॉपर वन। सेम फॉर अ चाइल्ड। सो ऋतु, वी टॉक्ड अबाउट ऋतु। देन क्षेत्र, लेडीज का जो शरीर है वो इट शुड बी प्योर वन। मुझे कोई क्रॉनिक डिजीज है तो मेरा क्षेत्र अच्छा नहीं है, मुझे पहले अपने आप को, अपने शरीर को अच्छा करना पड़ेगा। तो क्षेत्र यानी शरीर, पुरुष और स्त्री का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, कोई क्रॉनिक डिसीज वाला नहीं होना चाहिए। देन थर्ड वन इज बीज, ओवम एंड स्पर्म बोथ शुड बी प्रॉपर वन, है ना। जनरली हम लोग कंसीव करने से पहले एक बार कंप्लीट सीमेन एनालिसिस करवाते हैं कि सीमेन का काउंट यानी शुक्राणु की संख्या कितनी है, उसका लिक्विफिकेशन टाइम कितना है, उसकी मोटिलिटी कितनी है, उसमें पस्सेल्स है कि नहीं, उसमें डिफॉर्मिटी है कि नहीं। तो शुक्राणु, स्पर्म शुड बी प्रॉपर वन। हम बीज की बात कर रहे हैं। वैसे ही ओवम टाइम पे बड़ा होता है, टाइम पे रप्चर होता है। ओवम जब रप्चर होता है तब एंडोमेट्रियल थिकनेस, गर्भाशय की जो वॉल है, वो बच्चा धारण करने के लिए सक्षम है कि नहीं, इट शुड बी प्रॉपर वन। तो ये बीज की बात हो गई। एंड लास्ट वन रस, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। बीज की बात हुई, अंबु यानी रस। तो जब 9 महीने दरमियान हम जो खाते हैं, पीते हैं, उसका बच्चे के ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट होता है ना। मैंने 9 महीना पानी पूरी खाई है, मैंने चाइनीज खाया है, वड़ा पाव, दाबेली खाई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। तो ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु, ड्यूरिंग 9 months अ लेडी शुड बी, आप मान सकते हो कि उसको अपने दिमाग में वो चलना चाहिए कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। अभी हम लोग तो ऐसा देखते हैं कि वो क्या है, जरा हमें अच्छा नहीं लगता है, ये खाना अच्छा लगता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। उनको कन्विंस करना पड़ता है, सास लेके आती है कि मैडम इनको समझाओ, उसको तो हर रोज पानी पूरी चाहिए, उसको मंचूरियन ही चाहिए, तो वो बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। सो ड्यूरिंग 9 months अ लेडी को एक अपने आप के लिए सोचना है कि अभी जो मैं खाने वाली हूँ उससे मेरे बच्चे का पोषण होने वाला है। तो ये 4 फैक्टर है जो मैंने आपको बताए, तो वो दिमाग में रख के आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें कम्युनिकेटेड ही नहीं है। Correct. और इसी की वजह से टुडे प्रेगनेंसी इज़ नॉट बाय चॉइस, इट इज़ गोइंग बाय चांस। तो वो जो कामावेश की वजह से है या फॉर व्हाटसएवर रीजन, तो आप ये जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? महर्षि जी, क्वेश्चंस आप अच्छे पूछ लेते हो। ठीक है, अभी मैं है ना सिर्फ बताना चाहती हूँ कि पापा को शेयर बाजार में प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका दिमाग उसमें चल रहा है। मम्मी का सास या ननद के साथ बड़ा झगड़ा हुआ है, और फिर दोनों इंटरकोर्स करते हैं। ठीक है, वो इंटरकोर्स करते हैं तब जो बच्चा आने वाला है, तो यू कैन प्रेडिक्ट वो फ्यूचर में क्या करेगा। हो सकता है वो 10th का रिजल्ट आने के बाद सुसाइड कर ले। ठीक है ना। सो मैं ऐसा मानती हूँ कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग में एक बेसिक डिफरेंस है ना। एनिमल वैसे ही बच्चे लाते हैं, बट वी आर ह्यूमन बीइंग। हम कुछ सोच के, अपने आप में कुछ बदलाव करके, सो प्रेगनेंसी शुड नॉट बाय चांस, है ना। प्रिपेयर होके अगर हम बच्चा लाए तो हम चाहे वैसा बच्चा पा सकते। तो जनरली हमारे शास्त्र में एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन इतनी बढ़िया बातें है कि भाई
एक हस्बैंड और एक वाइफ दिल से एक दूसरे को चाहे, दैट इज प्राइमरी शर्त है ना, वो जरूरी है। वो क्या होता है कि शादी के पहले हाय हेलो होता है, रोज, वैलेंटाइन, और फिर शादी के बाद साथ में रहते तो पता चलता है अरे यार इसमें तो इतने प्रॉब्लम्स है। तो हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को उसके नेगेटिव पॉइंट्स के साथ एक्सेप्ट कर लो पहले तो, कि नहीं मेरे लिए जो श्रेष्ठ सर्जन है यही है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, इतनी अच्छी बात बताई है कि एट द टाइम ऑफ इंटरकॉर्स एक बहुत ही बढ़िया श्लोक है, ओम अहिरसी आयुरसी सर्वतः प्रतिष्ठा असि धाता त्वा दधातु विधाता त्वा दधातु ब्रह्मा बृहस्पतिर विष्णु सोम सूर्य तथा अश्विनो भगो अथ मित्रा वरुणो वीरम ददतु मे सुतम, वीरम ददतु मे सुतम। यानी कि सब देवों को मैं प्रार्थना कर रही हूँ, दोनों साथ में बैठ के ये श्लोक बताते हैं कि सब देवों को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी और उत्तम आत्मा को भेजो ताकि हम उसके जन्म का माध्यम बने। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कितनी अद्भुत बात बता दी है। सो वैसे ही क्या है ना, एक आप सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर रहे हो और बच्चा आ जाए, सो इट शुड नॉट बी देयर, है ना। तो इतनी अच्छी भावना के साथ इतना अच्छा आयुर्वेद महर्षियों ने बताया है कि यार ये प्रार्थना करके उत्तम आत्मा को इनवाइट करो ताकि आप उसके जन्म का माध्यम बन सको। सो दिस शुड बी प्रॉपर वन। तो जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में गर्भ संस्कार की जो डेफिनेशन बताई थी, तो क्या इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत है या घर पे भी थोड़ा बहुत या बेसिक लेवल पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ गर्भ संस्कार? करेक्ट। महर्षि जी मैं स्माइल इसलिए दे रही हूँ कि ये जनरली सबका प्रॉब्लम होता है। मेरी सब प्रेग्नेंट लेडीज आते हैं ना, मैं बता रही हूँ कि देखो थोड़ा प्राणायाम करो, अरे मैडम आप आओ हमारे घर पे, देखो हम कैसे जी रहे हैं, कैसे प्राणायाम करें, है ना। और फिर कोई क्लासेस में बुलाते हैं तो सास को अच्छा नहीं लगता, घर का काम छोड़ के क्लासेस में चले जाती है, यहाँ पे तो सब भूखे मर रहे हैं। सो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक लाइन में मुझे गर्भ संस्कार बताना है तो जो कंडीशन आपके पास है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी सिचुएशंस अराउंड यू। आप किसी का नेचर भी सुधार नहीं सकते हैं। आप जहाँ पे हो वहाँ पे अपने आप में एक पॉजिटिविटी लाइए कि मुझे कहीं से भी दुखी होना नहीं है, दैट इटसेल्फ इज अ गर्भ संस्कार। आप जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे ना उतना बच्चा स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसको चाहे कैसी भी तकलीफ आए, ही विल मैनेज एवरीथिंग यार। तो बस मैं ऐसा बता रही हूँ, कोई क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे दौड़ने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरा अभिमन्यु चला गया, कहीं नहीं जाने वाला। आपका अभिमन्यु आप ही के पास है। बस एक थिंकिंग से आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, सोचो कि नहीं आई एम हियर, मुझे इस तरह से लड़ना है, एंड डेफिनेटली आपका गर्भ संस्कार तभी से शुरू हो जाता है। ओनली पॉजिटिविटी, कोई भी सिचुएशंस में बी पॉजिटिव, दैट्स इट। तो जो एक एक्सपेक्टिंग मदर है वो स्ट्रेस या फिर एक कामनेस अपने अंदर कैसे लाए, क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं। तो गर्भ संस्कार क्या कहता है, हाउ टू स्टे काम और स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग दिस पीरियड? फाइन, अगेन जनरली हम ऐसा बताते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो बच्चा है ना वो डायरेक्ट उसको ग्रास्प करता है। अगर माँ सुखी है तो बच्चा सुखी है, माँ दुखी है तो अंदर बच्चा भी सुखी है। तो जैसे मैंने आगे बताया कि सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर सको, रात को जब अपने बेडरूम में सोने के लिए जाओ तो अच्छा सा सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक शुरू कर दो। आराम से सिर्फ अनुलोम विलोम, ओमकार एंड भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम शांति से बैठ के 10 से 15 मिनट कर लो। अगर ये करने की आप प्रैक्टिस डालोगे ना तो मैं मानती हूँ कि धीरे धीरे कोई भी कंडीशंस जो स्ट्रेस वाली हो उसको आप पॉप अप कर पाओगे। साइमल्टेनियसली आयुर्वेद के शास्त्रों ने बताया है नस्य नासा ही शिरसो द्वारम, शरीर में कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको मैनेज करने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र है तो दैट इज नस्य। यू कैन यूज काऊ घी, गाय का घी, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, कुछ भी ड्रॉप्स रात को सोने से पहले मिनिमम 2 ड्रॉप, मैक्सिमम 8 ड्रॉप, 2 से लेके आप 2, 3, 4, 8 तक आप पहुंच सकते हो, वो आप डालिए और रोज डाल के थोड़ी लंबी सांस लीजिए, अच्छा सा प्राणायाम करिए और सो जाइए। कंटिन्यूस अगर नस्य शुरू रहेगा ना तो भी लेडी आगे की जर्नी में स्ट्रेस को अपने आप मैनेज कर पाएगी। वाह वाह। तो ये जो प्री कॉन्सेप्शन फेज है उसमें
आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मेल एंड फीमेल, अच्छा बच्चा या अच्छा गर्भ संस्कार जो वो पीरियड में हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसके लिए प्री कॉन्सेप्शन दोनों को क्या हैबिट्स पालनी चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल? करेक्ट। अभी 2 चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली कंसीव करने से पहले आप एक बार अपनी प्रकृति जान लीजिए, है ना। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जैसे सबका एक ब्लड ग्रुप रहता है, वैसे सबकी एक प्रकृति रहती है। प्रकृति बेसिकली 3 है, वायु, पित्त एंड कफ, ठीक है। तो मेरी वायु प्रकृति है, मेरी पित्त है कि मेरी कफ है, उसके हिसाब से मुझे डाइटरी चेंजेस करने होते हैं। सबके लिए जनरली कॉमन नहीं रहते। फिर भी मैं सिर्फ इतना बताती हूँ कि अगर आपको कंसीव करना है तो उसके 2 महीने पहले आप अपना एक प्रकृति जान लीजिए, अपने डाइट में चेंज कर लीजिए। इसके अलावा आपका एक बार पंचकर्म करके बॉडी डिटॉक्स कर दीजिए, है ना। आज तक बहुत वड़ा पाव, दाबेली, है ना, चाइनीज सब खाया है। तो अगर मेरी बॉडी प्योर हो गई तो मेरी बॉडी में, प्योर बॉडी में होने वाला बीज विल बी प्योर वन। मुझे एसिडिटी है, मैंने पंचकर्म से अपना पित्त निकाल लिया, सो अभी मेरे बॉडी में जो बीज बनेगा इट विल बी प्योर वन। और वो अगर कंसीव होगा, कंसीव होने में दैट विल बी हेल्पफुल, तो वो मेरे बच्चे में आने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। गॉट इट? तो मुझे ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ को पहले सोच लेना चाहिए। अगर मेरे फैमिली में हेरिडिटरी कुछ डिसीज है ना, मेरे दादा को डायबिटीज था, मेरे पापा को है, अभी भले मुझे नहीं है, बट आई शुड कंसल्ट सम वैद्य और उनको बताना चाहिए सर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, तो मेरा पंचकर्म उसके हिसाब से डिजाइन होगा। पंचकर्म एक बार आप करवाते हो तो मिनिमम 10 महीने से लेके 1 साल तक उसकी बॉडी में इम्पैक्ट रहती है। अच्छा। तब जाके आप बीच के पीरियड में कभी भी कंसीव करते हो तो वह चीज बच्चे में आने की पॉसिबिलिटीज काफी हद तक कम हो सकती है। क्लियर? तो हस्बैंड और वाइफ को जनरली हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि पहले महीने अगर जरूरत पड़ी तो हस्बैंड को पंचकर्म करवा के स्पर्मेटोजेनिक मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। दूसरे महीने में जब वाइफ का पंचकर्म होता है तब दोनों को ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए ताकि हस्बैंड का स्पर्म और भी स्ट्रांग हो। और तीसरे महीने से आयुर्वेद में जो कंसीवेशन प्लान बताया है उसके हिसाब से प्लानिंग शुरू करना चाहिए। और मोटी मोटी बातें बताई जाए तो बाजरा है, बैंगन है, स्पाइसी चीज़ें हैं, नमकीन चीज़ें हैं, फर्मेंटेड चीज़ें हैं, रूटीन में ये सब चीज़ें थोड़ी खाने में कम करनी चाहिए। टाइट क्लोथ्स कम पहनने चाहिए और हो सके तो स्ट्रेस से दूर रहने के लिए रात को सोने से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों को पहले से ही प्राणायाम और नस्य को अपने रूटीन में इन्वॉल्व करने चाहिए। आपने एक शब्द यूज किया सेकेंड मंथ में, ब्रह्मचर्य। कैन यू जस्ट डिफाइन दैट ब्रह्मचर्य है क्या? सी नेचुरली आपने शायद सुना होगा कि पहले के ज़माने में जब बच्चा रखना है तो ऋषि मुनि वो 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक ब्रह्मचर्य रखते थे। ब्रह्मचर्य यानी इंटरकॉर्स न करना, ठीक है। बट वो जबरदस्ती नहीं होता है। अगर आप इंटरकॉर्स नहीं करना है और वैसे ही आप और तरीके से आपका नाइट डिस्चार्ज हो जाता है या तो मास्टरबेशन करना पड़ता है, तो वो तरीका नहीं है। अपने आप को मन से कंट्रोल में रखो। मन से आप अच्छा सोचो कि नहीं मुझे 1 महीना ये मैनेज करना है ताकि मेरा स्पर्म काउंट और भी अच्छा हो सके। लेडीज को भी एक तपस्विनी की तरह रहना है, तो दोनों मेंटली स्ट्रांग होंगे और फिर जाके आगे बढ़ना है। इंद्रियों पर संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम, है ना। यस यस यस। तो सबको आजकल अपने पुत्र, जैसे आपने वर्ड यूज किया, अभिमन्यु और शिवाजी जैसे चाहिए, तो क्या गर्भ संस्कार ये कर पाता है एंड हाउ डज दैट कंट्रीब्यूट? अगेन अभी मेरे पास एक कपल आया था, तो मैडम हम सोच के आए हैं। ठीक है, जस्ट राइट डाउन कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। तो पूरा लिस्ट, तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर, मोदी जैसा स्पीकर, रविशंकर जैसा सितार वादक। मैंने कहा यार ये देख के बच्चा सोचेगा मुझे नहीं आना है। आपने कभी ऐसा देखा है? तो कि नहीं मैडम अभी सोचने में क्या कमी रखे। फिर मैंने कहा कि बी प्रैक्टिकल, श्रेष्ठ संतति सबको चाहिए, ठीक है। एक हम एज्यूम कर सकते हैं, बट वो एज्यूम करके अपने आप में क्या चेंज लाने हैं वो तो पहले सोचो, है ना। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि
अगर मेंटली, मैं फिजिकली तो बता रही हूँ, जैसे फिजिकली कुछ अच्छा करना है तो पंचकर्म विल मैनेज, पंचकर्म करने से एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है। खाने पीने में थोड़ा परहेज करने से एवरीथिंग विल बी ओके, बट द थिंग इज मेंटल पीस। आयुर्वेद की स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट की है, विच कनेक्ट्स प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोषः यानी वायुपित्त कफ जिसके बॉडी में सम हो, समाग्नि जिसका जठराग्नि सही हो, सम धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये 7 धातु जिसकी अच्छी हो, समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिय, शरीर में मल क्रिया यानी परस्पिरेशन, स्टूल, यूरिन ये सब अच्छा हो, इतने ही सेंटेंस में स्वस्थ की व्याख्या आती नहीं है। दूसरा सेंटेंस सुश्रुताचार्य ने बताया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, जिसके आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है वैसे ही लोगों को स्वस्थ बताया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि श्रेष्ठ संतति चाहिए, बट मेंटली हम स्वस्थ है, मैंने जैसे बताया, तो वह सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक आध चीज आप सोचो, मुझे तेंदुलकर चाहिए ना, तो मुझे थ्रू आउट 9 मंथ्स मुझे तेंदुलकर के टच में रहना पड़ेगा। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, लिख लो, देवांगी मैडम को दे दो, देवांगी मैडम ऐसा चाहिए, चलो आप प्लान कर दो। सो ये चाय कॉफी का मशीन तो है नहीं, ये डाला टांग करके वो प्रोडक्ट रेडी। तो मेरा ऐसा है कि जनरली श्रेष्ठ संतति के लिए माँ बाप को स्वस्थ बनना पड़ता है, श्रेष्ठ बनना पड़ता है। अभी मुझे किसी ने बताया, मेरा एक जनरल सेमिनार था कि मैडम पेरेंट्स मीटिंग में मेरा सेमिनार था कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, सीनियर केजी में वो स्टडी कर रहा है, आप कुछ ऐसा दीजिए ताकि वो दूध पिए। फिर मैंने कहा कि आपने आपकी प्रेगनेंसी में दूध पिया था? तो गुजराती लोग है ना, वो एड बोलते हैं, एड मारी तो एड एवी है कि मैंने दूध ना तू भाव तू, है ना, ऐसे गुजराती लोग बोलते हैं। तो नहीं मैडम, मेरी तो ऐसी एड थी ना, तो मुझे दूध अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने कहा आपने 9 महीना दूध नहीं पिया तो आपका बच्चा अभी लाइफ टाइम दूध नहीं पिएगा, उसको एक्सेप्ट कर लो। तो क्या अरे ऐसा होता है मैडम? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है ना। मुझे सास ने कुछ कहा और मुझे बुरा लग गया, इतना बुरा लगा। तो फिर बेटे को टीचर ने डांटा तो उसको भी उतना ही बुरा लगा, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बी प्रैक्टिकल, हमें कुछ चेंज अपने में लाने हैं, तब जाके श्रेष्ठ संतति का निर्माण होगा। थोड़ा प्रेगनेंसी की ओर जाते हैं, लेट्स गो पोस्ट कंसेप्शन। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, यूजुअली लोग उसको थोड़ा क्रिटिकल फेज कहते हैं, उसमें गर्भ संस्कार फॉर अ फीमेल क्या रोल प्ले करता है, फोकसिंग ऑन देयर हैबिट्स या फिर उनका खान पान, एक्सरसाइज, इन सब के बारे में अगर आप बताओ। एक्चुअली महर्षि जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना थोड़ा क्रिटिकल होता है ना, तब न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और लेडी है ना वो खुद भी अच्छा फील नहीं करती। अच्छा कैसे फील नहीं करती? वॉमिटिंग सेंसेशन, नॉजिएटिव फीलिंग ज़्यादा होती है। अपनी जो आज तक अपने को जो अच्छी चीज़ लगती थी वो अभी उनको अच्छी नहीं लगती, वो देख के ऐसा लगता है कि वॉमिट हो जाएगी। आजू बाजू सब पे वैसे ही बिना कारण गुस्सा आ जाता है कि यार किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं, मुझे अंदर से क्या फील हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली आपको जब पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट, तब ऑटोमेटिकली वो सेकंड मंथ ही होता है, फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो बेटियां यंगस्टर्स होती है कि इतना मुंह बिगाड़ के आती है कि मैडम कैसा फील होता है और रोना भी आ जाता है। फिर मैं बताती हूँ कि जैसे देखो बेटा, 100 लेडीज होती है ना, 100 में से 80-90% को ये फीलिंग होती है। आपकी मम्मी को भी हुई थी, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सिर्फ मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगी कि थोड़ा नहीं भी अच्छा लगे तो थोड़ा थोड़ा पेट में डालते रहिए, ठीक है। नॉजिएटिव फीलिंग के लिए सबसे अच्छी चीज है सूखा धनिया आता है, सूखा धनिया धाना बोलते हैं गुजराती में। सो धनिया का पाउडर को पानी में डाल के उसमें शक्कर डाल के उसका शरबत बना लो, है ना। तो उसे धनिया शक्कर का शरबत कहते हैं, या वैसे ही सौंफ और शक्कर का शरबत, उसको ग्लास में बना लो, उसको 2-2 घूंट हर 2-3 घंटे पे पीते रहो, तो आपकी नॉजिएटिव फीलिंग वैसे ही कम हो जाएगी। आप अनार का रस ले सकते हो, मिक्सी में बनाया नहीं, ऐसे उसको दबा के छलनी से जो निकाला जाता है वो अनार का रस आप 2-2 घूंट पी सकते हो। कभी जरूरत लगी तो आप सौंफ का शरबत, धनिये का शरबत या अनार का रस का बर्फ का क्यूब बना लो और वो चूस लो, है ना। बट उसको एक्सेप्ट कर लो कि मेरा 3rd कंप्लीट होगा, 4th लगेगा, तभी जाके मेरी ये फीलिंग कम होने वाली है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली मिसकैरेजेस के पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है, तो तब गाजर, मूली
हाँ, हमें पता नहीं अभी जनरली है ना, सब बताते हैं कि अच्छा गाजर भी नहीं खाने मैडम, हम तो गाजर का जूस पी रहे हैं। तो मैं बताती हूँ कि गाजर गर्भाशय संकोचक बताया गया है आयुर्वेद में। तो गाजर, मूली, फिर बाजरा जैसे मैंने आगे बताया, बैंगन बताया, तो ये सब चीज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्ट्रिक्टली अवॉइड करवाते हैं। तो उसको नहीं अवॉइड करना है, कपड़े नहीं वॉश करने हैं, कपड़े थोड़े गंदे रह जाएंगे तो चलेगा, नीचे बैठ के पोछा नहीं मारना है। तो थोड़ा सा बस इतना मैनेज करना है और डेडिकेटेडली प्राणायाम करना है। और उसमें भी कपालभाति, भस्त्रिका, जिसमें मूवमेंट वाले प्राणायाम होते हैं, वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मना ही करते हैं कि अभी वो आपको नहीं करते। अच्छा, तो ये जो आपने बताया, इसमें से क्या कोई चेंजेस रहते हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब दे आर रेडी टू नाउ मे बी डिलीवर, तो उस टाइम में इसमें से क्या चेंजेस आते हैं? एक्चुअली क्या है कि जनरली फर्स्ट में ये स्ट्रिक्टली होता है कि इसको मैनेज करना ही है ना। सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा थोड़ा जैसे रिलैक्सेशन वाला होता है ना। कोई कपल आता है कि मैडम घूमने जाना है, मैंने कहा थर्ड कंप्लीट होने तो फिर सोचूंगी आपको जाने देना है कि नहीं, है ना। तो 4, 5, 6 इज कंफर्टेबली ओके कि आप कुछ खा पी लो, थोड़ा बहुत चलता है, कहीं आपको जाना है नजदीक के डिस्टेंस में तो आप जाके आ जाओ, ठीक है। और 7, 9, 8, 9 वो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो उसमें फिर से हम थोड़ा संभालने को कहते हैं कि भाई थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। बट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चीज़ हमने मना की है वो सब 9th मंथ लगने के बाद हम अलाउ करते हैं। अभी गर्भाशय का मुख बड़ा होके बच्चा निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो जो गर्म चीज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मना करते, 9th लगने के बाद हम सामने से बताते हैं अब वो सब खाना पीना शुरू कर दो। तो एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू में कोई चेंजेस नहीं, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू जनरली क्या है कि वैसे लास्ट ट्राइमेस्टर लगता है ना तो प्राणायाम हम ज्यादा करने को बताते हैं। एक्चुअली मेरे पास है ना सब लेडी आती है कि मैडम हम प्लान CS कर ले, तो सबको ऐसा है कि यार पता नहीं डिलीवरी का दर्द कैसा होगा, वो सब कुछ करना ही नहीं है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए लास्ट ट्राइमेस्टर में हम ऐसा बताते कि जितना आप अच्छा प्राणायाम करोगे ना उतना इजीली डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। अब सोचो कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, आपने जोर लगाया, स्टूल निकलने ही वाला है और आपकी सांस छूट गई तो वो स्टूल अंदर चला जाएगा। बस उसी तरह इजीली बच्चे को बाहर निकालने की प्रक्रिया इज डिलीवरी। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में आप जितनी अच्छी तरह से प्राणायाम करोगे, जितना अच्छा आप सांस को होल्ड कर पाओगे, उतनी इजीली डिलीवरी होगी। और लास्ट ट्राइमेस्टर में हम बटरफ्लाई, वॉकिंग ये सब सजेस्ट करते हैं कि वो करने से थोड़ा बच्चे का जो मुंह है वो स्टेबल हो जाता है, उसका हेड फिक्स होना चाहिए, तभी जाके वो नॉर्मल का मार्ग सुगम होता है, ठीक है ना। तो ये सब करने से हेड फिक्स हो जाता है और डिलीवरी थोड़ी इजी रहती है। आपने एक क्वेश्चन के आंसर में कहीं म्यूजिक के बारे में डिस्कस किया था, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ऐसे कोई राग है या जिस पे बेबी का इफेक्ट पड़ता है, और ऐसे आप कोई सजेस्ट अगर कर पाए तो हमें। वैसे महर्षि जी मैं जैसे ही सबको पता नहीं है, जस्ट बात निकली इसलिए आई एम टेलिंग यू कि मैं खुद म्यूजिक विशारद हूँ, मैं संगीत विशारद हूँ, ठीक है। बट अभी कुछ होता नहीं है वो अलग बात है। बट कि आयुर्वेद में है ना प्रकृति बताई है, जैसे वायु, पित्त और कफ, ठीक है। तो मेरी वायु प्रकृति है ना तो मैं चंचल हूँ, और मेरी कफ प्रकृति है तो मैं बहुत ही धीर गंभीर हूँ, मैं शांत हूँ, ठीक है। तो हर एक राग के भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे चंचल राग होता है और गंभीर शांत राग होता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपने आपकी प्रकृति जान ली तो म्यूजिक ऐसी चीज है कि आपकी प्रकृति को थोड़ा चेंज करके बच्चे में ट्रांसमिट करता है। एज फॉर एग्जाम्पल मेरी वायु है, मुझे पता ही है कि मेरे बच्चे में मेरा वायु तो आने ही वाला है, ठीक है। तो वह दौरान अगर मैं शांत गंभीर प्रकृति वाले राग सुनूंगी तो मेरी जर्नी थोड़ी इजी रहेगी। और मैं शांत हूँ, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मेरे जितना बच्चा शांत नहीं चाहिए, तो उसमें चंचल प्रकृति वाले जो राग है वह मुझे सुनने हैं। और मैं पर्टिकुलरली बताती हूँ कि आपको है ना इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे जाना चाहिए। अच्छा। या तो फ्लूट या तो सितार, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। वो सिंगिंग में क्या होता है कि कभी वर्ड्स पे हम चले गए ना तो प्रॉब्लम रहता है, माइंड वहां पे चला जाता है कि अरे यार विरह ये है वो है, है ना। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर आपने कोई भी बताया तो वो डेफिनेटली आपको थोड़ा म्यूजिक की जर्नी में भी मदद करेगा, और प्रेगनेंसी का जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और उस पे बच्चे की हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट होता ही है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट
कभी तो क्या होता है कि अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं बोलती हूँ बट वो सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो रहा है. आई डिड माई थीसिस वर्क, माई MD थीसिस वॉज ऑन शिरोधारा. अच्छा. है ना. तो शिरोधारा से क्या इम्पैक्ट होती है, तो फिर हमने देखा कि शिरोधारा करते हैं ना वैसे ही शिरोधारा होती है और म्यूजिक के साथ होती है, और वो भी स्पेसिफिक राग के साथ, तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है. अगर वो हमारे पास, तो मेरा थीसिस ऐसा था कि हम स्ट्रेस लेवल मेजर करते थे बायोफीडबैक इंस्ट्रूमेंट से. अच्छा. तो पता चल जाता है कि वो लेडी सास के साथ झगड़ के आई है, सास ने बताया कितने दिन शिरोधारा में जाएगी, तो वो बता रही है कि अभी आज लास्ट डे है और ऐसे कर रही है. तो शुरुआत में कुछ इफेक्ट नहीं था, 15-20 मिनट के बाद उसका दिमाग शांत हो रहा है एंड वी विल बी एबल टू मेजर इट. है ना. तो ये चीज म्यूजिक ने दिया है. शिरोधारा इटसेल्फ इज अ वेरी कामिंग प्रोसेस, वेरी कूलिंग प्रोसेस, सूदिंग प्रोसेस. है ना. वो करने से वैसे ही आपको बहुत अच्छा लगता है, बट अगर उसके साथ ऐसे म्यूजिक रख दिया जाए तो एक अलग आपको रिजल्ट्स फील होगा. तो डिलीवरी की जब हम बात कर रहे हैं तो आई वुड जस्ट लाइक टू टच अपॉन द टॉपिक सी सेक्शन. इंडिया में सी सेक्शन काफ़ी ही बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट हम एक डेटा देख रहे थे 40 से 45% अभी लोग सी सेक्शन करवा रहे हैं. तो क्या रीजंस है सी सेक्शन, एक फीमेल क्यों सी सेक्शन की ओर जाती है? एक्चुअली सच बताओ ना तो पहले तो ये प्रॉब्लम है कि PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिम्टम इज वेरी कॉमन इन टुडेज यंग जनरेशन. यंग लड़कियां जो है उसमें PCOS इज वेरी कॉमन. तो उनके पीरियड्स अच्छी तरह से आते ही नहीं है और पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से कंसीवेशन में भी प्रॉब्लम होता है शादी के बाद. तो नेचुरली एक तो कंसीव बहुत इजीली होता नहीं है. जैसे मुझे पता है कि हमारे जमाने में कैसे 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे सबके, अभी तो एक भी जैसे तैसे हो रहा है. और मैटर क्या हो रही है कि एक तो प्रेसियस प्रेगनेंसी होती है. अगर नेचुरली कंसीव नहीं होता है तो या तो आपने IUI करवाया या तो IVF करवाया, तो फिर कंसीव हो गया, फिर अंदर एक डर बैठ जाता है कि जैसे तैसे करके ही रहा है, सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. तो फिर वो लोग पहले से ही दिमाग बना लेते हैं कि हमें प्लान सीजर करना है. डेट डिसाइड कर लो, उस दिन सीजर कर लो, बात खत्म. दिस इज फर्स्ट थिंग. ठीक है, क्योंकि प्रेसियस प्रेगनेंसी होती है, इजीली कंसीव नहीं होती है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट कि फिजिकल वर्कआउट लेडीजों में इतना कम हो गया है, सबको ऑफिस वर्क करना है, बैठना है और बस वो कंप्यूटर चलाना है, ये करना है, ना तो कुएं से पानी भरना है, ना तो घर में हाउस होल्ड वर्क करना है, ना तो कचरा पोछा लगाना है. तो फिजिकल वर्कआउट उनका है ही नहीं. तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बॉडी जो सपोर्ट करना चाहिए वो भी नहीं करता है. फिर ऐसे मैं नहीं बता रही हूँ कि सिजेरियन सब गलती होते हैं, डॉक्टर भी हेल्पलेस होते हैं ना, क्योंकि वो जो टाइम पे होना चाहिए वो होना चाहिए. अगर फिर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भी वो लोग चढ़ जाते हैं डॉक्टर पे कि अरे सॉरी ऐसा क्यों हुआ. तो फिर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते कि चलो भाई ये जोर नहीं कर रही है, ये थोड़ा मुख ओपन नहीं हो रहा है, तो फिर बेटर है कि हम सीजर कर दें. तो ये सेकंड चीज है. ठीक है. और तीसरा, सबका सुन के मेरा माइंड सेट है कि बाप रे इतना दर्द होता है, वो तो मुझे सहना ही नहीं है, बस सीजर कर लो, बात खत्म. तो मेनली सीजर ज़्यादा रेट्स बढ़ गए हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज है. पर मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर एक लेडी माइंड से स्टेबल है, माइंड से स्ट्रांग है और थ्रू आउट 9 मंथ्स वो फिजिकल वर्कआउट रखती है, जैसे जैसे बताया गया है वैसे करती है, तो नॉर्मल होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है. और बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो ट्राई देते हैं. अच्छा. है ना. हमने ऐसा सोच लिया है कि गायनिक सब ऐसे ही होते हैं, वो सीजर ही करते हैं कमाने के लिए, ऐसा नहीं है. है ना. सपोर्ट नहीं मिलता है, कल को जाके कुछ हो नहीं, बच्चा और माँ दोनों ही तंदुरुस्त रहे, इसलिए प्रिकॉशनरी वो सीजर करते हैं, बट जनरली नॉर्मल ट्राई सब देते हैं. तो क्या गर्भ संस्कार करने से ऐसा इंश्योरेंस है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी? कुछ क्वेश्चंस ऐसा है ना कि अभी एक लेडी आई और मुझे बताया कि मैडम मैं टीचर हूँ, तो अप्रैल और मई में मेरी डिलीवरी आनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि ट्विंस हो, एक बेटा और एक बेटी दोनों साथ में आ जाए, बात खत्म, इसलिए हम गर्भ संस्कार में आपके पास आए हैं. मैंने कहा ऐसा हो जाए तो देवांगी मैया की आरती उतरने लगे. देवांगी मैया, ऐसा नहीं होता है ना. कुछ चीज ऐसी होती है कि जो होती है वो होती है. सो गर्भ संस्कार में ऐसी बिल्कुल दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि गर्भ संस्कार करने से नॉर्मल ही डिलीवरी होगी. हाँ, आपको जो गाइडेंस दिया जाए उसके हिसाब से आप करो. आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी लास्ट ट्राइमेस्टर में 9वां लगता है ना, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है, जैसे सुख प्रसव कर घी.
एक घी होता है जिसका नाम ही है सुख प्रसव कर घी। तो प्रसूति अच्छी हो वैसी दवाइयाँ डाल के वो घी बनाया जाता है। तो लास्ट मंथ में उसी का सेवन किया जाए, सब बताया जाए। अपामार्ग की बोली होती है, तो ऐसा भी बताया है कि अगर डिलीवरी नहीं होती है तो उसका मूल बांध दो। सो बहुत सारे ऐसे सब क्राइटेरिया है, बट मैंने जैसे बताया ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि ऐसा करने से 100% नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। प्रोबेबिलिटी बढ़ती है? हाँ डेफिनेटली, वो तो कॉमन है कि हम बता रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हो तो बढ़नी ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर ऐसे मैं बता नहीं सकती कि ऐसा नॉर्मल ही होता है। अगर बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या एक बेबी जो सी सेक्शन से डिलीवर हुआ है और जो एक नॉर्मल से डिलीवर हुआ है, डिफरेंस होता है दोनों की हेल्थ में या इम्यूनिटी में या फिर पोस्ट उनका डिलीवरी के बाद की हेल्थ कंडीशन में? जनरली वैसे बच्चे तो दोनों ही सेम ही रहते हैं। अच्छा। अगर नॉर्मल से हुआ कि सीजर से हुआ तो बच्चा है। हाँ। वो अंदर से बाहर निकलने वाला है। हाँ। तो वो निकल गया, ठीक है, बट उसमें उसको थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह के निकल जाता है। अच्छा। उसको भी बाहर आने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसको भी दबाया जाता है, ठीक है। तो वो बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली सीजर के बाद लेडी को खड़ा होने में थोड़ी देर लगती है, अपना काम करने में, उसको किसी की हेल्प चाहिए, है ना। कोई है जो बच्चों को फीड करने में बच्चा को पकड़े, क्योंकि थोड़ा पेनफुल सब रहता है। जबकि नॉर्मल में लेडी अपना काम खुद तुरंत ही शुरू कर सकती है। और तीसरी बात ऐसी है कि सीजर में क्या है कि बाहर से निकाला गया है बच्चा कट करके, है ना, तो उसमें फीडिंग थोड़ा लेट आता है। जनरली नॉर्मल डिलीवरी में वो गर्भाशय का संकोचन होने से ही फीडिंग शुरू हो जाता है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वो जैसे ही गर्भाशय संकुचित होता है तो तुरंत वो फीडिंग के लिए जो ग्रंथियां है वो तुरंत ही कार्यरत हो जाती है। तो उसमें थोड़ी देर लगती है, क्योंकि सीजर के वक्त NBM नील बाय माउथ उसको भूखा रहने को बताया जाता है, इंटेक भी कुछ नहीं दिया जाता है। सो 2-3 दिन के बाद जब इंटेक शुरू होता है फिर जाके दूध बनना शुरू होता है। जबकि नॉर्मल में ये सब प्रोसेस थोड़ा इजी रहता है। अच्छा। और तुरंत ही ये सब मैनेज कर पाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि आप जो प्रोसेस बता रहे हैं फीमेल के लिए 9 महीने काफ़ी पेनफुल रहते हैं। तो एक अच्छा सा कोट है कि 9 महीने फीमेल जो है वो बच्चा अपने पेट में रखते हैं, लेकिन 9 महीना मेल भी उनके दिमाग में उनको पालते हैं, पोषते हैं। तो वो जो है कि एक मेल के पर्सपेक्टिव से अगर आप कुछ समझाना चाहे कि व्हाट इज़ द, आई वुड नॉट से स्ट्रेस, बट क्या इफेक्ट रहता है दोनों में, मेल और फीमेल में, वो 9 महीने? एक्चुअली मैं ऐसा मानती हूँ कि मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब मेल क्या सपोर्ट करे एक्चुअली तो मेरा ऐसा मानना है कि जब लेडी इमोशनल हो जाती है वो होगी, है ना, क्योंकि शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो जाता है। कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ भी फीलिंग हुई ना तो वो पैनिक हो जाती है, उसको पता नहीं है कि मुझे ये दर्द हो रहा है वो किसका हो रहा है, ठीक है। कभी ऐसा होता है, हम लोग है ना संस्कृत में बताते हैं सत्व अवर यानी थोड़ा बुरा होता है और प्रवर यानी उत्तम होता है। तो प्रवर सत्व वाली जो लेडीज है ना वो लास्ट मोमेंट डिलीवरी पे दौड़ती है, मैडम अभी लग रहा है देखो, और हम देखते तो तुरंत डिलीवरी हो जाती है। क्योंकि उसका सत्व इतना ज्यादा है ना तो वो लास्ट मोमेंट पे आती है। और जो अवर जो हीन सत्व है, जो जैसे वीक है लेडी, वो 7वें महीने से हर 15 दिन में मुझे मैडम डिलीवरी का पेन हो रहा है, मुझे डिलीवरी का, फिर जाके हम बताते मैडम ये डिलीवरी का नहीं है, डोंट वरी, आप चले जाओ। तो बेचारा हस्बैंड कंफ्यूज हो जाता है कि मैडम मैं क्या करूं। मैंने कहा आप छोड़ दो, आपको जब भी ऐसा लगे आप लेके आ जाओ, ताकि आप भी फ्री रह सको, क्योंकि अगर ओरिजिनल है तो हमें पता नहीं चलेगा, है ना। तो एक तो ऐसा होता है कि मेंटली वो बेचारा बन जाता है, क्योंकि उसकी फिजिकल जो तकलीफ है उसको ही भुगतनी है, वो सिर्फ साथ में बैठ सकता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक हस्बैंड को थोड़ा कोऑपरेटिव रहना है, थोड़ा उसको समझना है। हमारे शास्त्र में है ना एवरीथिंग इज डायरेक्टेड। एज फॉर एग्जाम्पल कि षष्ठे बुद्धि ही पंचमे मनः, है ना, 5वें महीने में प्रेगनेंसी में मन का प्रादुर्भाव होता है और 6ठे महीने में बुद्धि आती है। अच्छा। तो 6th मंथ में जो लेडी है उसको सुडोकू रिजॉल्व करना है, उसको वो जो क्रॉस पजल सॉल्व करने हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है ना, मेरे सब्जेक्ट के बिना जो चीज है उसको मुझे मैनेज करनी है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हस्बैंड इतना तो कोऑपरेट कर सकता है, जब आए तो के चल आज तूने क्या पढ़ा, आज कितनी पजल सॉल्व की, अच्छी सी पजल्स की बुक लाके देख दो, और नहीं उसको आ रहा है मैथ्स तो उसके साथ बैठ के आप भी थोड़ा करो, चल ट्राई तो कर।
तो ये जो मेहनत अगर हस्बैंड थ्रू आउट 9 मंथ्स करता है ना, तो फिर बच्चे जब स्कूल में होते हैं ना तो पढ़ाने की जरूरत कम पड़ती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हस्बैंड को थोड़ा ये कोऑपरेट करना चाहिए, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो फरियाद है उसको सुन लो, और छोटी छोटी बातों में जरा जहाँ पे भी जरूरत पड़े साथ में रहो कि आई एम विथ यू, जो भी होगा हम देखेंगे, बी कूल, बी रिलैक्स, दैट्स इट। पोस्ट डिलीवरी जो आपने अभी बात की, फीडिंग के बारे में आपने थोड़ा समझाया, तो आजकल की जो जनरेशन है, फर्स्ट उनको वो करना नहीं है, फीडिंग नहीं करना। सेकंड, या तो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल रीजन फीडिंग नहीं होता, तो लैक्टेशन में आप क्या गाइडेंस गर्भ संस्कार देता है और कितने समय तक ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन? एक्चुअली ऐसा है महर्षि जी कि प्रॉब्लम ये है ना कि फीडिंग आता ही नहीं है लेडीजों को। आई एम वेरी मच कंफ्यूज। मुझे कभी तो ऐसा लगता है कि वो आते हैं ना तो 2-3 दिन डिलीवरी के बाद उनको थोड़ा दर्द होता है। तो होता क्या है कि जब उनका सीजर हुआ है, उनको दर्द है, दे आर नॉट कंफर्टेबल ना, तो वो मना कर देते कि अभी नहीं, मुझे आराम चाहिए, आप बच्चे को संभालो। तो बच्चा है, उसको तो कुछ देना है, तो फिर क्या करते हैं कि उसको चम्मच से वो बाहर का जो रेडीमेड आता है पाउडर, ठीक है, वो मिला के उसका प्रिपरेशन दिया जाता है, ठीक है। अभी वो मिल्क उसको शुरू कर देते हैं, तो बच्चे को सीधा मुंह खोल के सीधा ही कुछ मिल जाता है, ठीक है। फिर 2-3 दिन के बाद वो थोड़ी अच्छी होती है लेडी, और फिर वो कि चलो अभी हम दे, बच्चा शक ही नहीं करता है, क्योंकि वो शक करने में उसको दर्द होता है, करता है, कितना वो शक करता है तब जाके थोड़ा सा मिल्क आता है, तो वो ज्यादा चिल्लाता है कि मुझे तो वही चाहिए। फिर हम थक जाते हैं तो फिर से स्पून फीडिंग शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से पूरा जो साइकिल है ना वो डिटोरिएट हो जाता है। तो जनरली मैं ऐसा एडवाइस देती हूँ लेडीजों को कि अगर आपका सीजर भी हुआ है ना, तो भी बच्चे को स्पून फीडिंग देने से पहले एक बार चेस्ट पे लगाओ, 2-3 मिनट उसको सक करने दो, बाद में ही आप चम्मच से दो, ताकि उसका सकिंग रिफ्लेक्स शुरू रहे, वो थक नहीं जाए, फिर उसको हैबिट ही नहीं है। तो इसकी वजह से, और ये चीज ऐसी है कि आप जितना सक करो ना उतना मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अभी वही छूट गया तो वैसे ही मिल्क कम होने वाला है। तो जनरली मैं ऐसा बताती हूँ कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, शतावरी, जीवंती, तो ये सब दवाइयाँ ऐसी अगर टाइमली शुरू की जाए, आपको डिलीवरी के बाद भी पता चले कि मेरा मिल्क कम आ रहा है, तो कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलो, विद इन 1 वीक आपका प्रोफ्यूज प्रोडक्शन हो सकता है, इतनी ताकत आयुर्वेद में है। बट अगर आपने छोड़ दिया, अभी मेरे पास एक लेडी आई, मैडम 4 महीने से नहीं आता है, फिर हमने छोड़ दिया, अभी आ सकता है, अभी नहीं आ सकता है। तो एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब आपको पता ही चले कि फीडिंग नहीं आ रहा है, तो तुरंत आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू कर दो। डेफिनेटली वो अच्छी तरह से सब मैनेज करेगी। अगर आपका एक बच्चा है, एक पहले बच्चे में आपको पता ही था कि मेरा ऐसा हुआ था, दूसरी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो दूसरी प्रेगनेंसी में 7वें महीने से ही शतावरी शुरू कर दो, ताकि वो होने की पॉसिबिलिटीज ही कम हो जाए। दैट्स इट। और कितने टाइम तक करवाना चाहिए? देखो अभी उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि 1.25-2 साल तक देना ही है। 2 साल? हाँ, 1.25 से 2 साल, 1.25 से 2 साल तक तो देना ही। अभी तो क्या है, 1-1 साल में छुड़वा देते हैं कि मम्मी को फ्री होना है। मेन प्रॉब्लम है कि चलो हम छूट गए, बट एटलीस्ट रात का फीडिंग शुरू रखवाओ। बच्चा जितना फीड करेगा ना, उतनी उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। माँ का दूध है, चाहे कुछ भी कर लो। तो मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि मैंने कहा जैसे ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मेरे कोई सेंटेंस पे इतने सारे सब बोलने वाले कि अरे यार मैडम तो कुछ भी बोलते हैं, बट मैं ऐसा बोलती हूँ 1.25-2 साल तक तो मिनिमम, 1.25 से 2 साल तक आराम से बच्चों को फीडिंग दो। कम से कम रात का शुरू रखो ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो उस वक्त उसको और कुछ नहीं देना है? नहीं, 6th मंथ में अन्नप्राशन संस्कार होता है। ओके। तो अन्नप्राशन संस्कार होते ही सब शुरू हो जाता है। गॉड। ठीक है। तो एक अवस्था जो होती है ना 6th मंथ के बाद, 6th मंथ तक वो क्षीराद होता है। आयुर्वेद में 3 अवस्था बताइए। क्षीराद यानी जो क्षीर पे ही है, अच्छा, है ना। क्षीर अन्नाद, क्षीर और अन्न पे है, और फिर अन्नाद जब क्षीर छूट जाता है, ठीक है ना। तो 6ठे महीना जब लगता है, अन्नप्राशन शुरू करके आप सब शुरू करवा दो, बट फीडिंग को टोटली बंद मत करो। एक फीडिंग जाता रहेगा ना तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कम करवा दो। जैसे जैसे वो फूड एक्सेप्ट करता है तो फीडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर दो, बट एटलीस्ट फीडिंग लंबे अरसे तक शुरू रखना चाहिए। 1.25 साल तक? 1.25 तो मिनिमम मैं बता रही हूँ। ओके। अगर हम इसकी बात कर ही रहे तो आई वुड लाइक टू टच अपॉन द डेयरी प्रोडक्ट्स।
बच्चों के लिए आजकल लोग और लैक्टोज इंटॉलरेंस वैसे भी बहुत बढ़ चुका है, तो बच्चों में डेयरी प्रोडक्ट्स का हिंड्रेंस वैसे भी है, तो क्या बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध है, घी है वगैरह, जिसका ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अपोज है, वो देना चाहिए? आयुर्वेद या गर्भ संस्कार उसके बारे में क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि मैंने बीच में वीगन पे मेरा एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी चर्चास्पद रहा था वो, ठीक है। आयुर्वेद में है ना सदा सात्म्य दूध है, क्षीर यानी दूध, वो सदा सात्म्य, हमेशा कोई भी प्रकृति वाले को, अरे यार बच्चा जन्मता है तब से दूध पीता है, ठीक है। सो मैं ऐसा मानती हूँ कि गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, छाछ, मक्खन, ये सब अलाउड है ना। आराम से आप भी लो, प्रेगनेंसी में आप अच्छी तरह से लोगे तो आपका बच्चा भी अच्छा रहेगा, और बच्चा आने के बाद तो गाय का, हाँ मैं ऐसा मानती हूँ कि जनरली बच्चों में कफ के डिसीज ज्यादा होते हैं, और भैंस का दूध कफवर्धक है ना। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बच्चों को हो सके तब गाय के दूध पे ही कन्वर्ट करो, ठीक है। तो गाय का दूध इज ऑलवेज इनोसेंट, वो कभी भी फैट वाला नहीं होता है और वो कभी भी कफ कारक नहीं होता है। अच्छा। तो हमेशा गाय का दूध, घी, छाछ, मक्खन, ठीक है, बटर मिल्क, ये सब देना ही चाहिए। और आयुर्वेद तो इसके खिलाफ है, हमारी तो सब दवाइयाँ, शतावरी घृत, ठीक है, अश्वगंधा घृत, पंचतिक्त घृत, कितनी सारी हमारी दवाइयाँ ऐसे जो घी में बनी है। छाछ तो उसको तो पृथ्वी पर का अमृत बताया गया है। छाछ के बारे में इतना सारा डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या बताओ कि भाई देव लोगों को भी छाछ प्राप्य नहीं है, वो पृथ्वी लोक के पास है, तो देव लोगों को बता रहा है कि उनको जेलसी हो रही है कि अरे यार ये अमृत तो पृथ्वी लोक के पास है, पृथ्वी लोक के लोगों तो अच्छी तरह से पी रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीज अपने रूटीन में होनी ही चाहिए। अगर आप क्लैरिफाई कर पाए तो मार्केट का या फिर उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी है कि हम कहीं और से लें, क्योंकि मार्केट में आजकल हर एक कंपनी अपना काउ मिल्क का एक अलग सेगमेंट चला रही है और सबके अपने अपने रूल्स है काउ मिल्क के, तो क्या वो मार्केट का लेना चाहिए, मिल्क है या घी है? क्योंकि मॉडर्न डॉक्टर्स अपोज कर रहे हैं और आयुर्वेद वाले कह रहे हैं, तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। एक्चुअली क्या है महर्षि जी कि देखो, अभी सिटी में रहते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर मुझे कोई गाय गिफ्ट में देगा ना तो भी मैं नहीं रखूंगी कि यार मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं कहाँ पे रखूं। तो अभी एक बंदे ने आके मुझे बताया, मैडम सब मिक्स तो होता है तो कैसे दूध अच्छा मिले। मैं समझ रही हूँ। फिर सब्जियाँ, तो सब्जी में भी प्रॉब्लम है, उसमें भी सब केमिकल्स है, फ्रूट्स में भी सब केमिकल्स है, बट फाइन, आपको एक सर्च करना है, आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट है। एक बार आप अपने लिए सिलेक्ट करो, ठीक है भाई मेरे नजदीक में ये जो है ये अच्छा बनाते हैं, है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मैंने देखा है, अच्छी तरह से सब मैनेज कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा है कि ऐसा आपके नजदीक वाले जब आपको पहचानेंगे तो मेरे लिए वो जर्नी आसान रहेगी। मुझे आप पे भरोसा है तो आपके यहाँ से जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। तो उसके बिना रहना वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके बॉडी में दूध नहीं गया तो कल को जाके आपको विटामिन D3, कैल्शियम सब कमी होने वाला है। तो इससे अच्छा थोड़ी मेहनत करो और ऑथेंटिक पर्सन ढूंढ के उसको शुरू रखो। इट शुड बी इन योर रूटीन। डेफिनेटली। तो डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम केयर और रिकवरी में गर्भ संस्कार एक फीमेल को क्या सजेस्ट और गाइड करता है? डिलीवरी के वक्त है ना, एक अच्छा सा श्लोक सुश्रुताचार्य ने बताया है कि जैसे परिपक्व फल समय होने पे अपने आप नीचे गिर जाता है, वैसे माता को छोड़ के बच्चा अपना नाड़ी बंधनों को विमुक्त करके ऑटोमेटिकली बाहर जो निकलता है उसको प्रसूति कहते हैं। अच्छा। है ना, इतनी बढ़िया बात है कि इट इज नेचुरल प्रोसेस। आप इतना जो पैनिक हो जाते हो, करे यार डिलीवरी, ऐसा नहीं है। कालीन, ये काल से ही ऐसा होता है कि अपने आप वो बच्चा बाहर आ जाता है, तो दैट इज प्रसूति। तो प्रसूति के बाद लेडीजों को मैनेज क्या करना चाहिए ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। आजकल है ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि हम रात को जगे नहीं है। हमने कभी ऐसे हमारे सामने खाना पड़ा है बट मैं खाने जैसी रहती ही हूँ क्योंकि बच्चा चिच्ची करता है, पिपी करता है, उसको अरे यार तू चुप रहे, अरे थोड़ा सा खाया फिर से उसको सुला दे, तो वो हमने कभी फील ही नहीं किया है, ठीक है। तो जगना, सोना, पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होना, फिर भी बच्चा कुछ भी बीमार हो जाए तो पैनिक हो जाना कि अभी यार इसका क्या करे, वो कभी हमने झेला ही नहीं है। तो उसकी वजह से आज के ज़माने में पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। तो मैं तो मेरे जो भी गर्भ संस्कार में जुड़ी हुई लेडीज़ है ना, उसको 7वें महीने से प्रिपेयर करती हूँ कि जी लीजिए, अभी आगे की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट है। और मैं तो ऐसा वर्ड यूज़ करती हूँ कि
लाइफ में वैसे ही सब छोड़ के चले जाना इज वेरी इजी, बट एक बच्चे को बड़ा करना है वो एक साधना है, वो साधना के बिना नहीं होता है, माता को साधना करनी पड़ती है। तो ऐसे इरिटेट हो जाना ये सब सही नहीं है। दूसरा, प्रसूति के बाद जनरली हम सजेस्ट करते हैं सोवा दाना, सोवा होता है, ठीक है, सोवा, खसखस और कोपरा का छीन, है ना, उसका मुखवास। तो ये मुखवास दिन में 6 से 8 बार लेने से प्रसूता है, उसका फीडिंग अच्छा होता है, उसका गर्भाशय का संकोचन होता है, और 10 मूलारिस्ट और देह दार्व्याधिक्वात, ये बहुत वेल नोन आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आई अगेन रिपीट, 10 मूलारिस्ट एंड देव दार्व्याधिक्वात। तो ऐसी दवाइयाँ प्रसूति के बाद जनरली 3 महीने के लिए हम देते हैं। अच्छा। यानी गर्भाशय का संकुचन हो जाए और जो भी सब बिगाड़ निकलना है वो अच्छी तरह से निकले और गर्भाशय फिर से स्वस्थ हो सके। अच्छा। और जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चीज हमने मना की है, प्रसूति के बाद हम बताते हैं कि बाजरा खाओ, बैंगन खाओ, सब भाजी खाओ, हो सके तब तक दाने वाली सब्जी, फर्मेंटेड फूड, ढोकला, इदड़ा। बच्चा इतना रोता है, फिर जाके मम्मी को पूछते हैं कि कल खमन खा लिया। अरे यार, थोड़ा संभलना है, थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। थोड़ा वक्त आप नहीं खाओगे तो बच्चा विल बी हेल्थी, बेचारा बोल नहीं सकता, है ना। तो थोड़ा ये मैनेज करना होता है कि उनको जो डाइट बताया जाए उसको फॉलो करना है। और थोड़ा अभी जस्ट एक हमारे बहुत ही करीब दोस्त है, उसके वाइफ को नहीं, मैं स्कार्फ नहीं बांधूंगी, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज ऐसे है कि प्रसूति के बाद 3 महीना आपने अगर मैनेज कर लिया तो लाइफ टाइम कोई बड़े डिसीज आपको नहीं होंगे, है ना। तो कान को थोड़ा व्रैप करके रखो, यानी कान में हवा नहीं जाए। मम्मी को ठंड लगती है तो बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उसको थोड़ा मैनेज करो। फिर वो मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू, ऐसा सब खिलाया जाता है। गुजराती में हम लोग कहते हैं कि कोनी माए सवा सेर सूट खाधी छे। अच्छा, है ना, यानी जिसकी माँ ने प्रसूति के बाद विद इन 2-3 मंथ्स अगर सवा सेर सूट खा ली ना, सोट खा ली, तो उसका बच्चा मानो कुछ भी कर देगा। अच्छा। है ना, इतनी इम्यूनिटी उसकी होगी। तो अभी आजकल को क्या है, मम्मी को हम देते हैं कि भाई सोट सुबह 5 से 10 ग्राम ले लेनी। अरे यार, कैसे खाई जाए, मुझे गर्म पड़ती है, मैं नहीं खाऊंगी। तो जो बताया जाए उसको अच्छी तरह से एक विश्वास के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ फॉलो करो, उससे आपका अच्छा ही होना है ना। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रसूति के बाद जैसे ये काढ़े पीने चाहिए, थोड़ा खाने पीने में परहेज करना चाहिए, और सोट तो अवश्य ही एक माता को लेनी चाहिए। अच्छा, ये कंपलसरी वाला है, कंपलसरी वाला, नो ऑप्शंस। अच्छा, है ना। जैसा मैम आपने फूड की बात करी कि जो हम खाना लेते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो क्या ऐसा कोई आपने लाइव एग्जांपल या आपके प्रैक्टिस की हिस्ट्री में आपने देखा है कि किसी फीमेल ने जंक फूड या फिर कुछ नहीं खाने चाहिए ऐसे पदार्थ लिए एंड इट हैज अफेक्टेड बेबी या फिर उनका जो पोस्टमार्टम है उस पर? हाँ, डेफिनेटली। आपने जब क्वेश्चन पूछा ना तो वो फीमेल मुझे दिखने भी लगी, है ना। कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज ऐसी होती है जो वंस इन अ वाइल हमें देखने को मिलती है, तो वो एज ए डॉक्टर हमें याद रहता है कि हाँ ये ऐसा हुआ था। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि बिफोर 4 to 5 years बैक, है ना, 4 to 5 years बैक एक लेडी मेरे पास आई थी और अपना सीनियर केजी में पढ़ता बच्चा लेके आई थी। अच्छा। आप इमेजिन कर सकते हो कि सीनियर केजी में बेटा कितना छोटा होता है। उसके 50% हेयर वाइट थे। 50%। 4-5 वो स्किन स्पेशलिस्ट की फाइल लेके आए थे, हेयर वाले को दिखा के आए थे कि मैडम कुछ हो सकता है, बच्चा इतना छोटा है। स्कूल में जाते हैं तो सब बच्चे मजाक उड़ाते हैं और इतने छोटे बच्चों को तो कलर भी नहीं किया जाता है। सो व्हाट शुड आई डू? सो पहले तो मैं कंफ्यूज थी, मैंने भी पहला केस देखा कि इतने सारे बाल सफेद थे। फिर मैंने पूछा कि मैडम आपकी प्रेगनेंसी में आपको कोई बड़ी बीमारी हुई थी? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, नॉट एट ऑल। ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपके बेटे को जन्म के बाद कोई बड़ी बीमारी हुई हो, कभी एडमिट करना पड़ा हो? तो कि नहीं, ऐसे सर्दी जुकाम होते हैं, 2-3 दिन की दवाई से आ जाते हैं, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो सामने से बोली कि मैडम हाँ, एक मुझे चीज बतानी है कि प्रेगनेंसी में कुछ तो मेरा ऐसा था कि मैं सब्जी रोटी चावल कुछ भी खाऊं ना तो वॉमिट हो जाती थी, बट मैं अगर नूडल्स या मंचूरियन खाऊं ना तो वॉमिट नहीं होती थी। सो थ्रू आउट 9 months मैंने ये लिया है और आई वॉज हेल्दी, वो लेने से मुझे वॉमिट नहीं होती थी। सी, फिर एकदम मुझे दिमाग में बत्ती जली कि थ्रू आउट 9 months उसने जो चाइनीज लिया है उसकी बॉडी में जो पित्त बढ़ा है वो पित्त उसने बेटे को गिफ्ट में दिया है, तो आज जाके बेटा इतना छोटा है और उसके बाल सफेद है।
है ना। सो अगर मम्मी को बताया जाता कि भले आपको वॉमिट हो, इट इज नॉट गुड थ्रू आउट द 9 months, तो बेचारी मम्मी को पता ही नहीं था, है ना। वो भी मैंने जब बताया तो वो भी रोई कि यार मैडम मुझे कहाँ पता था। मैंने कहा सच्ची बात है, तो इट हैपेंस। तो इसीलिए हम बताते हैं कि जो अपने बुजुर्ग लोग बोलते हैं वो वैसे ही नहीं बोलते हैं, कुछ उसमें तथ्य होता है, तो उसको थोड़ा अच्छी तरह से प्यार से फॉलो करने की कोशिश करो। तो फूड की प्रकृति भी ट्रांसफर हो जाती है। एग्जैक्टली, फूड की वजह से उनके बॉडी का जो पित्त बढ़ा, वो मेरे बॉडी में पित्त बढ़ा है तो नेचुरली मेरे बॉडी में बच्चा है, उसको मैं वैसे ही गिफ्ट में देने वाली हूँ, और वो बच्चा वो लेके जन्मा, तो इट कैन बी हैपन। ओके, हमने काफ़ी डिस्कस किया फ्रॉम प्री कंसेप्शन टू द डिलीवरी, लेकिन आजकल की जनरेशन स्पेसिफिकली वेस्टर्न का जो इन्फ्लुएंस आता है उसकी वजह से एक डिंक पॉलिसी काफ़ी फेमस हो गई है कि डबल इनकम बट नो किड्स। तो इस पॉलिसी के मतलब इसको लोग इतना मानते हैं कि भाई हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए, हम दोनों हैं, हम लोग सब एंजॉय करेंगे लेकिन वी डोंट वांट किड्स। इस पॉलिसी को जो मानते हो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वर्षी जी क्या बताऊं, अभी आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। अभी जस्ट 15 days बैक मेरे पास एक कपल आया, वो हस्बैंड वाइफ तो आए थे, वो दोनों की मम्मी अभी साथ में आई थी। तो मैंने कहा पता नहीं, अभी वो कनाडा से आए थे, देवर फ्रॉम कनाडा। तो फिर वो दोनों मम्मी सीरियस थी, फिर वाइफ का कुछ तो पीरियड्स का इश्यू था। फिर उन्होंने बताया कि मैडम शादी को इतना साल हुआ है, वो पीरियड्स का हो सकता है, आप देख लो। मैंने कहा कि हाँ आपको शादी को इतना साल हुआ है तो आगे भी तो सोचना है। तो दोनों मम्मियाँ बेचारी जो मुंह बंद करके बैठी थी, तुरंत अरे मैडम समझाओ। वो दोनों ने डिसाइड किया था कि मैडम हमने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया है कि वी विल नॉट हैव अ किड। मैंने कहा अच्छा मैडम कौन बड़ा करेगा, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। दोनों मम्मी बोलती यार हम कनाडा आएंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, बट एक बच्चा तो ला दो। फिर मैंने उनको कन्विंस किया, यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पास यूएसए से अभी एक कपल आया था, एज होगी 35 के आजू बाजू, उनको 3 बच्चे थे, दे वांट 4th one। तो आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो कि हाँ मैडम अभी वहाँ पे जो इंडियंस है ना उसमें एक परंपरा चली है कि अपने बच्चे को जो वारसाई कहते हैं ना, वारसाई में मनी पैसे देने की जरूरत नहीं है ना, वो कमा लेंगे, अपने बच्चे हैं यार, अपना खुद का तो कर लेंगे। उनको सिबलिंग्स चाहिए ताकि मन की बात वो शेयर कर सके। कितनी बढ़िया बात। तो पहले तो मैंने उठ के वो दोनों कपल को वंदन किया कि यार अरे बहुत बढ़िया बात बता दी। तो उन्होंने कहा कि मैडम हमें ऐसा है कि हमारे बच्चे हम नहीं रहे ना तो एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ जिए। 3 है ना, आपका गर्भ संस्कार में नाम सुना, वी वांट 4th one, और अभी चाहिए कि हम फिर से इस तरह के कुछ आगे बढ़े। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। तो एक तरफ ये है और एक तरफ ये है कि नहीं चाहिए। फिर मैंने उनको बताया कि भाई दिस इज नॉट द वे। एक मनुष्य जन्म का एक प्रयोजन है उत्तम बच्चे का सर्जन करना। अगर आपने शादी की है तो सिर्फ वो भुगतने के लिए नहीं है, काम भुगतने के लिए नहीं है ना। योर एम शुड बी दैट कि नहीं, मेरे जाने से पहले मैं एक अच्छा सा स्त्री या पुरुष, बेटा या बेटी समाज को दे के जाऊं। फिर मैंने बहुत लंबा टाइम लिया, बट आई डोंट नो वो क्या सोचेंगे। फिर वो हस्बैंड ने ऐसे मुंह चढ़ा के पूछा मुझे, मैडम इफ यू डोंट माइंड आपको कितने बच्चे हैं? मैंने कहा डोंट आस्क मी, है ना। नहीं फिर भी मैडम बता दो कितने बच्चे हैं। मैंने कहा आई हैव 3 kids। रियली? मैंने कहा यस। तो ये प्रॉब्लम है कि यार आप जब बूढ़े हो गए तो हु विल केयर फॉर यू? वो जो मनी वाले होते हैं ना, वो मनी लेके चले जाते हैं। जो अंदरूनी जो फीलिंग्स होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो अपनों में जो होती है वो दूसरे में नहीं होती है। तो मेरा तो बहुत ही अपोज है, और अगर कोई मुझे बंदा मिल गया ना तो मैं 1 घंटा लेक्चर दे दूंगी। नहीं, आजकल लोग ये सोचते हैं, इसलिए ये मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम डेफिनेटली। हमारा एक छोटा सा सेगमेंट रहता है कि जो हमारे व्यूअर्स है वो हमको भेजते हैं कि इसका कुछ आप ये मिथ है या फैक्ट है, क्योंकि ऐसी रूमर्स है काफ़ी और काफ़ी सच्ची भी होगी। तो ये थोड़ी बहुत मिथ वर्सेस फैक्ट हमारे के राउंड है कि शायद ही हमने डिस्कस किया, बट एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल द 9 months। मिथ है या फैक्ट है? एक्चुअली एक्सरसाइज में आप क्या गिनते हो ना वो बड़ी बात है, ठीक है।
अभी एक मेरी लेडी है कि मैडम जुम्बा बंद करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ जुम्बा बंद करना पड़ेगा, एरोबिक्स बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वॉकिंग ले सकते हो, छोटी मोटी जो सूक्ष्म क्रिया है वो कर सकते हो। आप कोई भी योगा या फिजियोथेरापिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन, उनको पता होता है कि कहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए और कहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप थ्रू आउट 9 months इस तरह से सूक्ष्म क्रिया, वॉकिंग, ये सब, जॉगिंग थोड़ा सा, ये सब आराम से कर सकते हो, बट अंडर ऑब्जर्वेशन, वैसे ही नहीं। बाकी जो हैवी एक्सरसाइज है वो तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। ओके, कैफीन कंजम्पशन शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मिथ है या फैक्ट है? वैसे ये मिथ नहीं है, फैक्ट है, अच्छा, है ना। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि कैफीन अवॉइड ही करो तो अच्छा है। इट इज नॉट ऑल्सो गुड थिंग, है ना, वो अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि 9 महीना आप जो लेते हो ना, बच्चे को इसकी आदत पड़ती है। इनफैक्ट हमारी तो कोशिश भी ऐसी रहती है, हमारे साथ कई गायनेकोलॉजिस्ट जुड़े हैं कि 9 महीना हो सके उतनी एंटीबायोटिक्स, सब जो एलोपैथी दवाइयाँ है वो भी कम ही जाए, अच्छा, ठीक है। वो रेजिस्टेंस हो जाती है। मैंने एक बार ये ले ली, फिर कल को जाके मेरे बच्चे को हुआ तो उनको ये देनी ही है, ठीक है। तो हमारे सब डॉक्टर्स भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। जनरली कुछ हुआ तो माइनर मेडिसिन से हो जाता है, तो हमें आगे की दवाई पे नहीं जाना पड़े। अच्छा। तो मेरा तो ऐसा भी प्रयत्न रहता है कि थ्रू आउट 9 month अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ तो तुलसी, अरडोसी, सितोप्लादी या स्टीम मधु, उसी से ही निपटाओ। अगर नहीं निपटे, थोड़ा ज्यादा हुआ और डॉक्टर ने बताया तो आराम से दवाई ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट थ्रू आउट 9 month आपने जो डाला उसका एक इम्पैक्ट रहता है। तो मैं मानती हूँ कि कैफीन हो सके उतना अवॉइड ही करना चाहिए। इट इज नॉट गुड एट ऑल। डेफिनेटली। ईटिंग पपाया और डेट्स कैन कॉज मिसकैरेज, ऐसा एक किसी ने पूछा है हमको। ठीक है, देखिए डेट्स के बारे में तो ऐसा है कि मेरा उसका भी एक अलग वीडियो है, और जनरली कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को मैं बताती हूँ कि आपको डेट्स लेनी है तो कोई भी टिपिकल सास है ना झगड़ने के लिए आती है कि कौन है डॉक्टर, मुझे दिखाओ, ठीक है। फिर मैं शांति से उनको बिठाती हूँ, देखो आंटी जी, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि डेट्स ठंडे हैं, खजूर ठंडी प्रकृति का है, अच्छा। वो कभी गर्म नहीं पड़ता है। सऊदी कंट्रीज में इसलिए इतने सारे डेट्स के पेड़ है कि वहाँ पे इतनी सारी गर्मी है, अच्छा। तो लोग डेट खाएंगे तो वो गर्मी उनके शरीर में रहेगी नहीं। तो खजूर यानी डेट्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यू कैन टेक, आप आराम से ले सकते हो। और जब तक कि पपैया की बात है, पपीता की बात है, तो पपीता है ना वो जैसे कच्चा है ना वो गर्म पड़ता है, अच्छा। है ना। पक्का है तो कभी कभार वंस इन अ वाइल आप 2-4 पीस ले सकते हो, अदरवाइज उसका प्रकृति थोड़ा गर्म है तो हम पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्ट्रिक्टली हम अवॉइड करने को बताते हैं। अच्छा, मेकअप, क्रीम्स, परफ्यूम्स अगर हम उस 9 महीने में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो दैट में ऑल्सो अफेक्ट बेबीज हेल्थ, ऐसा एक क्वेश्चन। हाँ, अभी सी जनरली हर रोज करने का होता नहीं है, वंस इन अ वाइल करना होता है, ठीक है। और अभी तो हर्बल सब मिलता है, ठीक है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये ना एलर्जिक रिएक्शन करता है, बॉडी में एक एलर्जन को डेवलप करता है। सीरम IgE करके लेवल होता है कि जिसका वो बढ़ा है ना, उसके शरीर में कोई भी लेवल की एलर्जी बढ़ जाती है। वो एलर्जी में या तो सर्दी होती है, या तो खांसी होती है, या तो गले में कंजेशन होता है, या तो टॉन्सिलाइटिस और अस्थमा होता है, या तो स्किन रैशेस होता है, ठीक है। तो मेरा ऐसा है कि थ्रू आउट 9 months वंस इन अ वाइल, जैसे सीमंतोनयन संस्कार होता है तब अगर आपने एक आध बार कर लिया मेकअप तो दैट इज ओके, ठीक है। बट आपकी टेंडेंसी है ये सब चीज होने की तो आपको बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमने काफी पॉइंट्स डिस्कस किए। अगर पूरा गर्भ संस्कार, इफ यू वांट टू समराइज इन अ नटशेल, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। सी, गर्भ संस्कार को अगर डिवाइड किया जाए तो हम 3 स्टेज बताना चाहेंगे। बिफोर प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के पहले का टाइम, जिसमें हस्बैंड और वाइफ को अपना मेंटली और फिजिकली प्योरिफिकेशन करना है, ठीक है। पंचकर्म के द्वारा फिजिकली, और प्राणायाम, ध्यान, अच्छी सोच, क्रोध कम करना, ये सब के द्वारा मेंटली। तो वो गर्भावस्था के पहले का स्टेज है, जब अपना बॉडी डिटॉक्स कर दो। फिर सेकंड स्टेज है ड्यूरिंग गर्भावस्था, ठीक है। थ्रू आउट 9 month आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी गर्भिणी परिचर्या बताई है, अच्छा। ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, वो जो समागम विधि है वो भी आयुर्वेद महर्षियों ने बताई है कि यह श्लोक बोल के, जो मैंने आपको आगे बताया है ना, ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूर्य तथा अश्विनो, सब देवों को मैं विनंती करती हूँ हमारी और उत्तम आत्मा भेजो। और ये भावना से जब बच्चा कंसीव होता है, फिर थ्रू आउट द 9th month पूरा नरेशन है,
हर एक महीने में क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना। एज फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि पंचमे मनः, 5वें महीने में मनः प्रतिबुद्धतरम भवति, मन का आविर्भाव होता है। तो 5वें महीने में अगर आपके बेटे को आपको शिवाजी बनाना है, चाणक्य बनाना है, महाराणा प्रताप बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग 5th मंथ में रीडिंग करो। ठीक है। 6 मंथ में जैसे मैंने बताया कि मेमोरी आती है, षष्ठी बुद्धि ही, तो 6ठे महीने में आपको बादाम खानी है, लौकी खानी है ना। फिर वो जो कद्दू बोलते हैं, कद्दू, दैट इज आल्सो ब्रेन टॉनिक, दैट इज आल्सो गुड फॉर ब्रेन, तो याददाश्त बढ़ाता है। तो लौकी और कद्दू 6ठे महीने में ज्यादा खाना है, बादाम खानी है। तो वो सब जो एक्टिविटी करनी है, जैसे मैंने बताया सुडोकू, क्रॉस पजल्स, ये सब 6 मंथ में आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो थ्रू आउट 9 मंथ्स क्या खाना, क्या पीना, क्या सुनना, वो एवरीथिंग इज नरेटेड। जस्ट आई वांट टू शेयर यू समथिंग। 7वें महीने में हम बताते हैं कि सप्तमे मासी सर्वेंद्रियाणी और सर्वांगव्यव सब संपूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो 7वें महीने में अभी आपका बच्चा सब कैच करता है, वो अच्छा जब आप देखते हो तो ही इज एबल टू सी, है ना, उसकी सब इंद्रियां डेवलप हो जाती है। तो 7वें महीने में हम हर एक मदर को कहते हैं कि 7वां, 8वां और 9वां महीना, आपने जब म्यूजिक की बात की तो मैं ये कहना भूल गई कि लास्ट ट्राइमेस्टर में हम हर एक मदर को कहते हैं कि फिक्स टाइम पे फिक्स सॉन्ग सुनो, है ना। 7वें महीने में अगर आपने ये शुरू कर दिया ना, तो क्या होता है कि मान लो कि हर रोज रात को 10 बजे आप हनुमान चालीसा सुनते हो, ठीक है। फिर सेम अगर वो आपने शुरू रखा ना, तो बच्चा मूवमेंट देगा, है ना, हर एक बार वो रिस्पॉन्स देगा। फिर उसका जन्म हो गया, मम्मी नहाने के लिए गई, मम्मी कोई काम में बिजी है, बच्चा रोता है, वो शुरू कर दो, ठीक है ना। वो शुरू करने से बच्चे को फील होगा कि यार यस आई एम इन द वोम, मैं मम्मी के पास ही हूँ। तो मेरे तो कभी वो 1st, 2nd स्टैंडर्ड वाले बच्चे की माँ आती है ना, वो भी बता रही है मैडम वो आपका सॉन्ग काम कर रहा है, चल रहा है। घर में कुछ मगजमारी होती है तो वो सॉन्ग शुरू कर दे तो बच्चा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना। सो ये जो पूरी जर्नी है दैट इज कॉल्ड गर्भिणी परिचर्या इन अवर लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने ये 9 महीना से बच्चा कर दिया तो बात खत्म हो गई, ठीक है। और ये 2nd स्टेज की मैंने बात की। उसके बाद का 3rd स्टेज है वो गर्भावस्था के बाद का, यानी प्रसूति के बाद का 3rd स्टेज है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्रसूति, जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद में एवरीथिंग इज इन रिटन फॉर्मेट। एट द टाइम ऑफ प्रसूति चरकाचार्य ने बताया है क्षितिर जलम वियत तेजो वायुर विष्णु प्रजापति, कि ये सब को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी प्रसूति, कार्तिकेय स्वामी, है ना, कार्तिकेय स्वामी वो प्रसूति के स्वामी है, तो कि कार्तिकेय जी हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी प्रसूति को निर्विघ्न संपन्न कराओ। ऐसे मंत्र है ना। जब दर्द होता है ना तो उसके कान में ये मंत्र बोलो। 2nd स्टेज ऑफ लेबर बताया गया है कि 2nd स्टेज ऑफ लेबर के वक्त वो गर्भिणी के राइट साइड के ईयर में यह श्लोक बोलना है ताकि आगे की प्रोसीजर इसकी अच्छी तरह से हो। बिफोर कटिंग अम्बिलिकल कोड, ओम भूः त्वयि ददामि, ओम भुवः त्वयि ददामि, ओम स्वः त्वयि ददामि, ओम भूर्भुवः स्वः त्वयि ददामि। इतना अच्छा श्लोक, कट करने से पहले ये श्लोक बोल के बच्चे को, ये अपने शास्त्रों में लिखा है, ठीक है ना, कि इसको अलग करो। तो ये तरीका है कि ये तरीके से एक बच्चा का प्रादुर्भाव होता है ना, वो अलग एक महत्व रखता है। तो पोस्टपार्टम, प्रसूति के बाद, ये डिलीवरी के वक्त का ये है। उसके अलावा आई वांट टू शेयर यू कि सब संस्कार है। पहली बार बच्चा जब जन्म लेता है तो जात कर्म संस्कार किया जाता है, दैट इज आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन। हम ऐसा मानते हैं कि इतनी सारी वैक्सीन आ गई है, ठीक है, कितनी वैक्सीन की पूरे लिस्ट होते हैं। तो आयुर्वेद महर्षियों ने बताया है कि अगर बच्चे ने जन्म लिया, मध, है ना, मध घी और उसमें सुवर्ण भस्म मिला के, गलथुती बताते हैं, घुट्टी बताते हैं ना हिंदी में, तो जात कर्म संस्कार करते वक्त वो श्लोक बोल के अंगाद अंगाद संभवसी, हे बच्चा तू मेरे अंग अंग में से उत्पन्न हुआ है, मैं बहुत अच्छी भावना से तुझे ये पिला रही हूँ, वो करके हम जिसके जैसा पुत्र चाहते हैं इसके हाथ से वो गुटी पिलाई जाती है, जिसे जात कर्म संस्कार कहते हैं, ठीक है। तो पूरे संस्कार का लिस्ट है। उपवेशन, पहली बार 5वें महीने में पृथ्वी पर बच्चे को बिठाया जाता है कि हे पृथ्वी माता तू लाइफ टाइम इसकी रक्षा करना। पहली बार 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है कि हे अग्निदेव मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चा जब तक जीवित रहे वो पेट में जो भी डाले तू पचाता रहे,
है ना। मैं तो माँ हूँ, मैं चली जाऊंगी, बट वो रहेगा जब तक अग्नि प्रदीप्त है तब तक बच्चा जिएगा। तो हे अग्निदेव, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप उसका डाइजेशन पूरी लाइफ संभालो, और ये पूरी भावना से सब संस्कार को फॉलो करवाया जाता है। वो प्रसूति के बाद की अवस्था है। तो मैंने पूरा एक आपको शॉर्ट बताया, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भिणी परिचर्या, और पोस्टपार्टम प्रसूति के बाद पूरे संस्कार का ज्ञान दिया जाता है। ये पूरा मिलके बनता है गर्भ संस्कार। थैंक यू सो मच मैम। आपने काफ़ी ही डिटेल में और काफ़ी ही एक जो शायद कपल सोच रहा है, जिसके सिर्फ दिमाग में है, से लेके व्हेन दे डिलीवर, पूरा जर्नी आपने काफ़ी ही सिंपल वर्ड्स में और उनको समझ आ सके ऐसे बताया। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द आयुर्वेदिक पॉडकास्ट एंड शेयरिंग योर नॉलेज। लुकिंग फॉरवर्ड, अगर कोई और अच्छा हमको इसके बाद अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपके साथ वापस आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।